नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक बेहद खास परंपरा के बारे में बताना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस पर भारत के खास मेहमान नवाजी के बारे में बताना चाहता हूं। साल 1995 से लेकर अब तक कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिक डे के मौके पर हिंदुस्तान आए हैं। उनको न्योता दिया गया है 1950 से। दोस्तों को करीब लाने की रासायनिक शैली जोरदार तरीके से रही है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस बार रिपब्लिक डे के खास मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में न्योता भेजा। मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के न्योते को कबूल कर लिया। इस खास मौके पर अब्देल फतेह का यह दौरा कैसे दोनों देशों के रिश्ते को नया आयाम देगा, यह आज आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा। आज जब हिंदुस्तान कुछ बोलता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। हिंदुस्तान पर दुनिया की नजर रहती है। आज दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान बुलंद पहचान के साथ उभर रहा है। ऐसे में गणतंत्र दिवस के खास मौके पर कौन हिंदुस्तान का मेहमान बन रहा है, यह बेहद खास हो जाता है। दुनिया की राजनीति में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरह मिस्र की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मिस्र के हालात और ज्यादा बिगड़ गए। बिगड़ते हालात में हिंदुस्तान मिस्र के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। बुरे हालात में भी हिंदुस्तान दोस्ती निभाता है। कैसे संदेश हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को दिया, यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज राष्ट्रीय मतदान दिवस है। आज चुनाव आयोग का जन्मदिन है। 25 जनवरी के दिन साल 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई। अपने जन्मदिन को चुनाव आयोग वोटर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। इस खास दिन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करता है। और देश भर में आज वोटर्स डे के दिन क्या क्या खास हुआ, यह आपको दिखाऊंगा। चुनाव आयोग ने जो नया गाना लॉन्च किया है वो भी आपको सुनाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गणतंत्र दिवस पर मेहमानों को आमंत्रित करने की परंपरा हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है। 26 जनवरी साल 1950 को जब पहली बार गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ, तब से इस बेहद खास मौके पर मेहमानों को बुलाने की परंपरा चली आ रही है। जिस भी शख्सियत को हिंदुस्तान का मेहमान बनाने का मौका मिलता है, उसके लिए यह मौका गर्व का होता है। हिंदुस्तान के साथ उस देश के रिश्ते बेहद खास माने जाते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर इस इनविटेशन का काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। दुनिया की राजनीति में यह बड़ी चर्चा का विषय बनता है। आज की तारीख में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा, शायद ही कोई उसका ऐसा नेता होगा जो हिंदुस्तान की तरफ मिले इनविटेशन को पाकर खुश न हो। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर मुख्य अतिथि का न्योता पाकर गर्व महसूस नहीं करेगा। आज दुनिया में हिंदुस्तान बुलंद छवि के साथ उभर रहा है। आज हिंदुस्तान की पहचान एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश की है। हिंदुस्तान सबसे मजबूत और विशाल लोकतंत्र तो है ही, और यही वजह है कि पिछले साल 16 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री
एस जयशंकर के हाथों मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि बनाए जाने का न्योता भेजा। अब्देल फतेह ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, इसे कबूल कर लिया। हिंदुस्तान और मिस्र के रिश्ते काफी पुराने हैं, काफी अच्छे भी हैं। दोनों देशों की दोस्ती का भी 75वां साल चल रहा है और यही वजह है कि जब हिंदुस्तान G20 का अध्यक्ष बना तो अतिथि के तौर पर मिस्र को आमंत्रित किया गया। इस बड़े डिप्लोमेटिक मायने निकाले जा रहे हैं। दुनिया की राजनीति में इसकी चर्चा जोरों पर है। मिस्र भी इस बात का आभार मानता है और खुले तौर पर हिंदुस्तान के साथ अपने मजबूत रिश्तों का ऐलान करता है, ऐतिहासिक रिश्तों को निभाने का दम भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह का स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। राष्ट्रपति सीसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। 4000 वर्षों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता था और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग निरंतर सुदृढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी आपसी सहयोग में और गहराई आई है और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे मित्र राष्ट्रपति सीसी के कुशल नेतृत्व को देना चाहूंगा। मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। और गणतंत्र दिवस पर मेहमानों के आने की परंपरा खास रही है। ये परंपरा हर आम और खास को आकर्षित करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब देश अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि बने थे। अब तक ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों को भी सबसे ज्यादा 5-5 बार इस खास मौके पर आमंत्रित किया गया है। 1950 से 1954 तक पहले 4 गणतंत्र दिवस परेड समारोह लाल किला, रामलीला मैदान, इरबिल स्टेडियम और किंग्सवे मार्ग पर आयोजित किए गए थे। राजपथ पर पहली बार परेड साल 1955 में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पाकिस्तान के जनरल गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद बने थे। और ऐसा नहीं है कि हर बार किसी न किसी एक शख्सियत के खास मौके पर हिंदुस्तान का मेहमान बनता है। साल 1956, 1968, 1974 में दो बार मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुआ। वो साल थे साल 1952, 1953, 1966, 2021, 2022 में ऐसा हो भी चुका है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बनाकर हिंदुस्तान ने बड़ा संदेश दिया है, एक बड़ा पैगाम दिया है। हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को संदेश दिया है, हिंदुस्तान दोस्ती निभाता है। हिंदुस्तान मुसीबत में फंसे दोस्त के साथ हमेशा खड़ा नजर आता है, उसे मुसीबत में निकालने की पूरी कोशिश करता है। और यह पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर आए, वो भी उस वक्त जब मिस्र गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मिस्र के मौजूदा हालात ठीक नहीं है। मिस्र की हालत भी पाकिस्तान की तरह गंभीर है, आर्थिक संकट छाए हुए हैं। पाकिस्तान की तरह मिस्र की वित्तीय हालत भी खस्ता हाल बनी हुई है। मिस्र में महंगाई दर पाकिस्तान के लगभग बराबर है। पाकिस्तान में महंगाई 24.5% है, मिस्र में महंगाई की दर 24% तक हो गई है। और पाकिस्तान की तरह मिस्र की जनता भी महंगाई से परेशान है।
श्रीलंका पाकिस्तान की तरह मिस्र भी कर्ज के जाल में उलझा हुआ है। मिस्र पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़कर 170 अरब डॉलर पहुंच गया है। ऐसे बुरे वक्त में जब पड़ोसी मुस्लिम देश मिस्र से दूसरी बनाए हुए हैं, मिस्र के साथ हिंदुस्तान पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान दोस्ती निभाते हुए मिस्र को गेहूं चावल देकर संकट से उबारने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान ने तब भी मिस्र को गेहूं निर्यात जारी रखा जब गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगी हुई थी। हिंदुस्तान ने मिस्र को लाखों टन गेहूं भेजा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन मिस्र को गेहूं निर्यात करने वाले प्रमुख देश हैं। मिस्र की करीब 80% गेहूं की जरूरत रूस यूक्रेन से पूरा होता है, लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध से सप्लाई चेन बिगड़ गया है और मिस्र से गेहूं की किल्लत चरम पर पहुंच गई है। इसके बाद मिस्र भारत के बड़े पैमाने पर गेहूं का आयात करने लगा। जून 2022 में भारत में 1.8 लाख टन गेहूं भेजा गया। इसके अलावा मिस्र भारत से सूती धागे, तिल, कॉफी, जड़ी बूटियां, तंबाकू और दालों का आयात करता है। दूसरी ओर भारत द्वारा मिस्र से मंगवाए जाने वाले सामानों की अगर मैं बात करूं तो भारत मिस्र से कच्चा तेल, खाद का टन, ऑर्गेनिक केमिकल समेत चमड़े और लोहे के उत्पादन का आयात बड़ी तादाद में करता है। देशों के बीच जरूरी सामानों के अलावा मेडिसिन का आयात निर्यात भी होता है। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत और मिस्र के बीच खूब व्यापार हुआ। मिस्र ने 2021 की शुरुआत में भारत से 50,000 वैक्सीन खरीदी, जबकि भारत ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिस्र से निर्मित लगभग 3 लाख रेमडेसिविर की खुराकें मंगवाई। वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार में करीब 75% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 2021-22 के दौरान भारत और मिस्र के बीच व्यापार 7.26 अरब डॉलर के पार हो गया और अगले 5 साल में इसे 12 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य भी रखा गया है। जब पीएम मोदी और अब्देल फतेह मिले, दोनों ने कारोबारी रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाने की बात कही। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहूंगा। इस वर्ष भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और मिस्र की दोस्ती काफी पुरानी रही है। दोनों देशों के बीच में साल 1978 से द्विपक्षीय कारोबार समझौता लागू हुआ। सालों में व्यापार से काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी हुई। 10 सालों में दोनों देशों के बीच आयात निर्यात काफी ज्यादा 5 गुना बढ़ा है। हिंदुस्तान और मिस्र के व्यापारिक रिश्तों की बात अगर मैं करूं तो बेहतर रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिश्ते भी काफी ज्यादा मजबूत रहे हैं। मुस्लिम देश होने के बावजूद मिस्र हमेशा से ही पाकिस्तान की नीति और आतंकवाद की खिलाफत करता रहा है। इतना ही नहीं,
मुस्लिम देशों के संगठन OIC में मिस्र पाकिस्तान से विरोध में और हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह का यह तीसरा भारत दौरा है। इससे पहले फतेह साल 2014 में भारत आए थे, जब वो मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद साल 2016 में भारत आए। अब 2023 में उनका दौरा बेहद खास है। अब्दुल फतेह गणतंत्र दिवस पर मुख्य मेहमान होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिस्र के राष्ट्रपति की खास मुलाकात हुई, खास मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने रिश्तों का नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प किया है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ने इस खास मौके पर क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना चाहता हूं। राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है। इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। में शामिल था। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध शुरू करने की आम इच्छा का सबसे अच्छा प्रमाण है। जैसा कि हमने इस क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए सामान्य संयुक्त अभ्यास, अनुभवों के आदान प्रदान और अतिरिक्त क्षितिज का पता लगाने के लिए काम जारी रखने की पुष्टि की है। मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम हित के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी और उपयोगी चर्चा हुई। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक संकट और विशेष रूप से विकासशील देशों पर उनके प्रभाव हैं। हमारे अनुमान इस तथ्य से मेल खाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले बार बार आने वाले संकटों ने एक बार फिर मित्र देशों के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के महान मूल्य को पारदर्शित किया है, ताकि इन संकटों के उत्पन्न चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। हमने आतंकवाद का मुकाबला करने और चरमपंथी विचारधारा का सामना करने के आदर्श तरीकों पर भी चर्चा की। इस संबंध में हमारा एक सामान्य दृष्टिकोण है, जो यह है कि एक साथ सहयोग से हिंसा को खत्म करने की मदद मिलेगी। क्यों अब्दुल फतेह को मिस्र के एक प्रभावशाली नेता के तौर पर जाना जाता है। अपने देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा की है। राष्ट्रपति बनने के पहले अब्दुल फतेह मिस्र के सेना के प्रमुख भी थे। अब मिस्र की कमान उनके हाथों में है। उम्मीद तो यही है कि आगे 2030 तक वो मिस्र के राष्ट्रपति बने रहेंगे। ऐसे में अब्दुल फतेह का ये भारत का दौरा बेहद खास है। दोनों देशों की साझेदारी खास है। दोनों देशों की दोस्ती को और ज्यादा नए आयाम देगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज चुनाव आयोग का
जन्मदिन है। संविधान के मुताबिक आज ही के दिन यानी 25 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। आज के इस बेहद खास दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में चुनाव आयोग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 18 साल की आयु पूरी करने वाले नए वोटर्स को उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। देश में चुनाव आयोग के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। स्कूली बच्चों के बीच सरकारी दफ्तरों में वोटर्स डे को सेलिब्रेट करने की परंपरा रही है। इस परंपरा की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। हर साल 25 जनवरी के दिन, नेशनल वोटर्स डे के दिन विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस मौके पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। 5th January 2023 is the 13th National Voter Day. I am immensely delighted to greet every citizen of India on the occasion of the 13th National Voter Day. The Election Commission of India was established on 25th January 1950. That means the day before 26th January 1950. It was a momentous milestone for Indian democracy. Lest you forget this date and its importance, ECI celebrates 25th January every year as the National Voters Day. Voter is the backbone of democracy, and that is why ECI has dedicated its foundation day to the voter. As you know, the magnitude and scale of Indian election is mind-blowing. We are the largest and most vibrant democracy in the world. Actually, democracy is in the DNA of every Indian, and we are striving to reach out to facilitate. मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि इस साल नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर थीम के साथ नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर चुनाव आयोग की तरफ से एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। इसे तैयार करने में देश के 40 करीब सेलिब्रिटी ने हिस्सा लिया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के लिए बेहतर काम करेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।